बाअदब बा मुलाहिज़ा होशियार बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं। जी हाँ, मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही फलों की दुनिया में ये आवाज़ गूंजने लगती है। दिगर फल सहम जाते हैं, दुबक जाते हैं, गोशा नशीनी इख्तियार कर लेते हैं या फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि जब फलों की दुनिया का राजा तशरीफ़ लाता है तो फिर हरा हो पीला, लाल हो गुलाबी, बस आम ही आम होता है। आम की बादशाहत होती है। जी हाँ, मैं हूँ मंसूरुद्दीन फरीदी और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस की ख़ास पेशकश बाखबर। अब फिर आम की बहार है। जहाँ भी नज़र डालेंगे आम के कदमों के निशान गुठलियों और छिलकों की शक्ल में मिल जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि आमों में ज़बरदस्त तालमेल है। सफ़ेदा हो, दशहरी, लंगड़ा हो या चौसा, एक आम आता है तो दूसरा चला जाता है। कोई किसी की राह में रुकावट नहीं बनता। अगर बात करें आमों की नस्ल और शजरे की तो हम और आप साहब किताब बन जाएंगे। अदब और शायरी पर आमों के असरात की बात करते हैं तो रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आम बहुत ख़ास हैं। आमों की अपनी एक दुनिया है जिसमें आमों की 4000 से ज़्यादा किस्में हैं, जिसमें 1000 किस्में हिंदुस्तान में पैदा होती हैं। ये फहरिस्त शैतान की आंत की मानिंद है। दशहरी, चौसा, लखनवी, लंगड़ा, नीलम, रोमानी, फजली, जर्द आलू, केसर, राजापुरी, जमेदार, बेनिशान, हुस्न आरा, आबे हयात, रासपुरी, बादामी, आलमपुरी, हिमायत, जहांगीर, मनपसंद, आज़म पसंद, सफ़ेदा, रसपूनिया, तैमूरिया, तोतापरी, रटौल, अमरपाली, लाखा बाग, लैला मजनू, फजरी कलां, गुलाब खास, सोरन रेखा वगैरह हैं। कलमी आम की बात करें तो उनके नाम भी मुख्तलिफ होते हैं, जिनमें भूरा, संढेरी, काला संढेरी, दशहरी, अल्फेंसो, समर बहिश्त, तोतापरी, सब्ज़, अनवर रटौल, चौसा, दिल आराम, सरौली, सुरैया, हफ्शी सरौली, लंगड़ा, कलेक्टर, बादाम, नीलम, सफ़ेद अलमास, जहरा, ज़ाफ़रान, जबलपुरी, जागीरदार, शहनशाह, अनमोल और दिगर नाम काबिल ज़िक्र हैं। यकीनन इनमें बहुत से नाम ऐसे होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, और ये भी यकीनी है कि आप बहुत से आम देखे भी नहीं होंगे। लेकिन आम की हर किस्म का नाम अपनी एक दास्तान सुनाता है। बात करते हैं लंगड़े की। आखिर लंगड़ा क्यों कहलाता है बादशाह, राजा? लंगड़ा कोई इंसान नहीं, एक आम है, और वो भी आमों का सरताज या सरदार। ये आम भी अपनी खुशबू और जायके के लिए बड़ा मशहूर है, मगर इसके शौकीन इस पर फ़ख्र करने के साथ परेशान भी रहते हैं कि आखिर इस आम का ये गैर महज़बाना नाम क्यों और कैसे पड़ा। लखनऊ के बाबाए कलमी आम कहलाने वाले हाजी कलीमुल्ला खान पद्मश्री एक दिलचस्प हकीकत बयान करते हैं। उनका कहना है कि आज से 250-300 साल पहले बनारस यानी वाराणसी में एक लंगड़ा किसान आमों का बड़ा शौकीन था। वो मुख्तलिफ आम खाकर उनकी गुठलियाँ अपने घर के बाहर मैदान में बो दिया करता था। इन्हीं दरख्तों में से एक दरख्त के आम की खुशबू और जायके की वजह से बड़ा मकबूल हुआ। ये किसान अपने यार दोस्तों में लंगड़ा के नाम से मशहूर था। जब इस आम की शोहरत आसपास के इलाकों में फैली तो लोग इस आम को भी लंगड़ा कहने लगे, और यूं कुछ ही अरसे में लंगड़ा आम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गया। अब बात करेंगे आम के पसंद की। हर आम व ख़ास की पसंद आम की। असल में आम लोगों के साथ बादशाहों और नवाबों ने भी आमों की ग़ुलामी की। इसे अपने घर की कनीज़ और लौंडी बनाने के लिए खुसूसी बाग तैयार कराए और नई कलमें तैयार कराईं, नए आम का तारुफ कराया। यानी कि बादशाहों के दरबार से नवाबों की बैठक तक आम को हर किसी ने गले लगाया, इज़्ज़त बख्शी। आपको बता दें कि आम
تمام مغل بادشاہوں کا پسندیدہ پھل تھا۔ اس فصل کو فروغ دینے میں ان کی کوششیں شامل ہوا کرتی تھیں اور ہندوستان کی زیادہ تر قلمی قسموں کا سہرا انہی کے سر جاتا ہے۔ مغل ڈشز پر ریسرچ کر چکی سلمیٰ حسین نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اکبر اعظم نے بہار کے دربھنگہ میں 1,00,000 آم کے درخت کا باغ لگوایا تھا۔ آئین اکبری میں بھی آم کی قسموں اور ان کی خصوصیات کی تفصیل موجود ہے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دور میں بھی لال قلعے میں آم کا باغ تھا جس کا نام حیات بخش تھا اور اس میں بعض مخصوص آم کے درخت تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آم کیسے پہنچا دنیا کے کونے کونے میں؟ دراصل تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 4ویں اور 5ویں صدی میں آم نے بودھ بھکشوؤں کے ساتھ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہجرت کی۔ برما، تھائی لینڈ، چین سے ہوتا ہوا انڈونیشیا اور فلپائن تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد اسپینی جہازوں میں آم کی گٹلیاں میکسیکو لے جائی گئیں، جس کی وجہ سے آم میکسیکو اور امریکہ تک پہنچا۔ وہ دور سمندری سفر کا ہوا کرتا تھا۔ آم جہازیوں کے سبب عرب سے افریقہ تک پہنچا۔ ایک اہم پہلو ہے آم اور مذہب۔ جی ہاں، آم کے ساتھ مذہب کا واسطہ بھی ہے۔ ہندو مذہب کی مقدس کتابوں یعنی رامائن اور مہابھارت میں بھی آم کا ذکر ہے۔ گوتم بدھ کی پسندیدہ جگہ آم کا باغ تھا۔ اس طرح شاعری اور ادب میں بھی آم کے اثرات ہیں۔ شاعری میں آم کے گن گانے والے شاعروں کی ایک لمبی فہرست ہے جس کی قیادت بلا شبہ غالب ہی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ صوفی شاعر امیر خسرو نے فارسی شاعری میں آم کی خوب تعریف کی تھی اور اسے فخر گلشن کہا تھا۔ تو یہ تھا آم کا مختصر تعارف اور تعریف بھی۔ امید ہے پسند آئے گی۔ نہ رہیں بے خبر، دیکھتے رہیں باخبر۔ شکریہ۔